नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। ये कोर्स आपके लिए यानी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। जो भी इंटरेस्टेड साथी है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें या ज्वाइन करें और साथ में टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको कंप्लीट वीडियो टेलीग्राम पर उपलब्ध हो सकेंगे और साथ में आपको निःशुल्क पीडीएफ भी टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल सकेगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, पहले तो आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन करना होगा। यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका कंटिन्यूस यानी लगातार क्लासेस चल रही है जिसमें आपके साथ क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस वीडियो के माध्यम से आपकी 8वें नंबर की क्लास चल रही है जिसका टॉपिक रहेगा आपका सब्सिडरी बुक्स के बारे में बात करेंगे, यानी सहायक बहियों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे बेसिक परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर आपकी सब्सिडरी बुक्स कितनी होती है, इनका यूटिलाइजेशन क्या होता है, इनका बैलेंस किस प्रकार से निकाला जाता है और जो आपकी सहायक बहियाँ होती है और अकाउंट्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, इनका शेष क्या रहता है। और लास्ट में आपका जो एंट्रीज होती है जैसे आपका ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री और विविध जो भी प्रविष्टियाँ होती है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में आपका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के माध्यम से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपके जितने भी एग्जांपल्स हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका सब्सिडरी बुक्स क्या है, सहायक बहियाँ। अब देखिए, जो छोटा व्यापारी होता है ना, छोटा व्यापारी के लिए एक जो जनरल होती है वो पर्याप्त होती है, लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं जिनका बिजनेस लार्ज स्केल पे होता है तो उनके लिए एक प्रॉपर यानी जो जनरल होती है उससे काम नहीं चल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग उसको विभिन्न प्रकार की सहायक बहियाँ रखनी पड़ती है। तो सहायक बहियाँ जो आपकी सब्सिडरी बुक्स होती है वो 8 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी कैश बुक होती है, ठीक है, और आपका एक परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, और उसके अलावा आपका बीआर और बीपी आपके सहायक बहियाँ हो गई है। ठीक है, तो इसमें जो कैश बुक आपकी जो सब्सिडरी बुक्स है उसके रिगार्डिंग सेपरेट चैप्टर में बात करेंगे, यहाँ पे ब्रीफ में देखेंगे कैश बुक के रिगार्डिंग। देखते हैं इसका अर्थ, देखते हैं पहले। यानी छोटे व्यापारी के लिए एक जनरल ही पर्याप्त होती है, यानी जो छोटा व्यापार होता है यानी स्मॉल स्केल का जो व्यापार होता है उसके लिए, क्योंकि उसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं दिन प्रतिदिन के जो ऑपरेटिंग कार्य होते हैं यानी सेल्स का, परचेज का और एक्सेट्रा जो भी कार्य होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में होते हैं, उसके लिए जो एक जनरली पर्याप्त होती है। लेकिन जो बड़ा व्यापार होता है, बड़े व्यापारी द्वारा लेन देनों की संख्या अधिक होने के कारण सहायक बहियाँ उसको रखनी पड़ती है ताकि उसको कंफर्म पता चल जाता है कि सेल्स कितने की हुई है, परचेज कितने की हुई है, सेल्स रिटर्न, और उसके अलावा बीआर कितना के प्राप्त हुए हैं, बीपी कितने लोगों को देना है, इसके अलावा केस कितना प्राप्त हुआ है, एक्सेट्रा जो भी है। तो बड़े व्यापारी के लिए इस प्रकार के सहायक बहियाँ रखना अनिवार्य हो जाता है। अनेक सहायक बहियों को रखने की प्रणाली को ही जनरल का उपविभाजन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जनरल का उपविभाजन से क्या तात्पर्य है, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो आपको आंसर देना है कि अनेक सहायक बहियों को रखने की प्रणाली जनरल का उपविभाजन होता है। नेक्स्ट बात करें सहायक बहियों के प्रकार। जैसा कि अभी जस्ट मैंने बता दिया आपको कि आपकी जो सब्सिडरी बुक्स होती है वो 8 टाइप्स की होती है, यानी 8 प्रकार की होती है। अब इनको नेमली देखते हैं, हालांकि बात कर चुके हैं, पुनः बात करते हैं। एक तो होता है आपका प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवल यानी बीआर बही। फिर आपका रोकड़ बही है, क्या है रोकड़ बही यानी कैश बुक है। फिर आपका देय बिल है यानी देय बिल है, बीपी है, बिल्स पेबल। अभी इनके बैलेंसेज के बारे में बात करेंगे। फिर आपका प्रॉपर जनरल है और इसके अलावा विक्रय बही है। फिर आपका क्रय वापसी बही है यानी परचेज रिटर्न है। फिर विक्रय वापसी बही है, यानी अभी यहाँ पे ब्रीफ पे देख रहे हैं, फिर इनके डिटेल से बात करेंगे इनका बैलेंस क्या होता है, और लास्ट में आपकी परचेज बुक है। ठीक है, तो पहले इनके बैलेंस देख लेते हैं, आपको बैलेंस बता देता हूँ। यानी आपका जो बीआर होता है, ठीक है, तो बीआर एक तरह से रेवेन्यू होती है, तो ये आपका इसका बैलेंस हो जाएगा सीआर। रोकड़ बही है तो रोकड़ बही का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है, डेबिट होता है, लेकिन अगर अधिविकर्ष हो, ओवरड्राफ्ट हो तो उसकी बैलेंस सीआर भी हो सकता है। फिर बीपी है, बीपी एक तरीके से लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज दायित्वों का बैलेंस सीआर होता है। मुख्य जनरल है, इसका कोई बैलेंस नहीं होता है। मुख्य जनरल में जो आपकी एंट्रीज होती है, जैसे आपका ओपनिंग एंट्री होगी, क्लोजिंग एंट्री होगी, ट्रांसफर एंट्री हो गई, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, ठीक है, और इसके अलावा आपका रेक्टिफिकेशन एरर हो गया, और जो अन्य विविध जो एंट्रीज की जाती है, यानी माल दान में दिया, माल चोरी हुआ, माल का बाढ़ से या भूकंप से नुकसान हो गया, एक्सेट्रा जो भी होता है वो मुख्य जनरल में
उसका लेखा किया जाता है। इसके अलावा विक्रय भैया आपकी सेल्स बुक है, तो सेल्स बुक का आपका जो बैलेंस होता है वो सीआर होता है, यानी क्रेडिट होता है। और क्रय वापसी भैया, तो क्रय वापसी भई का आपका बैलेंस होता है सीआर, क्या होता है, सीआर होता है, यानी परचेज भई का बैलेंस आपका डेबिट होता है, तो इस कारण से का विपरीत हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। और विक्रय वापसी भई का बैलेंस आपका डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी सेल्स जो भई होती है उसका बैलेंस आपका डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे बिक्री वापसी है, इस कारण से सीआर हो जाएगा। और लास्ट आपकी सब्सिडरी बुक है क्रय भई, ठीक है, परचेज बुक है, तो इसका बैलेंस आपका डेबिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब इनको वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट आपका रोकड़ भई क्या है, कैश बुक, यानी समस्त नगद व्यवहारों का लेखा इसमें किया जाता है, यानी व्यापार में जितने भी प्रकार के नगद व्यवहार होते हैं सिर्फ कैश बुक में नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है, उधार व्यवहारों का लेखा इसमें बिल्कुल नहीं किया जाता है, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो समस्त नगद व्यवहारों का लेखा किसमें किया जाता है, रोकड़ भई में। और ये कितने प्रकार की होती है, ध्यान रखना आपको, ये 4 टाइप्स की होती है, यानी 4 टाइप्स की होती है कैश बुक, ठीक है। यानी यहाँ पे तो ब्रीफ में बात करेंगे, जब आपका कैश बुक का, सब्सिडरी बुक का, कैश बुक का अलग से एक चैप्टर है, उसमें बात करेंगे डिटेल से। तो फर्स्ट होती है आपकी साधारण रोकड़ भई, यानी सिंगल या सिंपल कैश बुक होती है, ठीक है। उसमें एक सिंगल कॉलम होता है, और फिर आपकी 2 खाने वाली यानी 2 कॉलम होता है, ठीक है, कैश और बैंक का उसमें कॉलम होता है। फिर आपका 3 कॉलम बुक होती है। फिर लास्ट होती है आपकी लघु रोकड़ भई, यानी पेटी कैश बुक, यानी जो दिन प्रतिदिन के खर्चे किए जाते हैं रोकड़िया या खंचाची द्वारा या कैशियर द्वारा, वो लघु रोकड़ भई या पेटी कैश बुक के माध्यम से किए जाते हैं। फिर है आपके सेकंड नंबर की भई है क्रय भई, यानी परचेज बुक, ठीक है, क्या है, परचेज बुक, यानी जो माल का उधार क्रय होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, यानी माल के समस्त उधार क्रय का लेखा किसमें किया जाता है, परचेज भई में, किसमें किया जाता है, क्रय भई या परचेज भई में। समस्त उधार माल का लेखा परचेज बुक में किया जाता है, और इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, क्या होता है, डेबिट होता है। नेक्स्ट है, यानी क्रय बही को बीजक बही, ये ध्यान रखना है कि क्रय बही होती है जो परचेज बुक होती है उसको बीजक बही यानी इनवॉइस बुक या खरीद बही भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी इसका जो दूसरा नाम है, यानी इसको बीजक बही या इंग्लिश में बोले तो इनवॉइस बुक या इसको खरीद बही भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें लेखा बीजक या प्राप्त बिलों से होता है, यानी जो परचेज आपकी बुक होती है, सहायक बही परचेज बुक होती है, उसमें जो लेखा किया जाता है वो बीजक किसके माध्यम से, इनवॉइस या प्राप्त बिलों से होता है। इनवॉइस बोले तो जो आप किसी वस्तु का, अगर किसी माल का परचेज कर रहे हैं, जो जो विक्रेता होता है उसके द्वारा जो आपको बीजक या रसीद दी जाती है, वो ही एक तरीके से बीजक या प्राप्त बिल होता है। अब इसके प्रारूप के बारे में बात करते हैं, यानी आपका प्रारूप है क्रय बही का, यह महत्वपूर्ण है, आपको परफॉर्मा ध्यान रखना है। यानी जो आपका परफॉर्मा रहेगा, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, यानी परचेज बुक का प्रारूप बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसी प्रकार से जो आपकी और सब्सिडरी बुक है, जैसे आपका परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ठीक है, और अलग कैश बुक का इसमें बात नहीं करेंगे, कैश बुक का अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर आपका यानी क्रय, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपका बीआर और बीपी है, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का है, विनिमय साध्य विलय अधिनियम 1881 के तहत इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे। तो आपका जो ये 4 प्रकार की यानी 5 प्रकार की सब्सिडरी बुक है उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो परफॉर्मा होता है, यानी 5 प्रकार की जो आपका परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और आपका प्रॉपर जनरल, जो सब्सिडरी 5 प्रकार की बुक्स है उसी की यहाँ पे बात करेंगे, और बाकी बीआर बीपी केस बुक का सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो परफॉर्मा होता है आपका किसका, परचेज बुक का, तो इस प्रकार से आपका सेल्स का रहेगा, परचेज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी, फिर पर्टिकुलर आ जाएंगे, यहाँ पे आई एन बोले तो इनवॉइस नंबर आ जाएगा, और एल पे लेजर फोलियो नंबर आ जाएगा, और अमाउंट में आ जाएंगे, यानी अमाउंट में इसमें तो आपको डिटेल डालनी है, जितने भी जो यूनिट्स है पर यूनिट का मूल्य क्या है वो आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी टोटल राशि आ जाएगी, जिसमें से अगर कोई डिस्काउंट हो तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेट में बात करें तो पहले आपका वर्ष आएगा, फिर महीना आएगा, फिर आपका डेट आ जाएगा, दिनांक आ जाएगी, जैसा कि इसके बारे में आप सभी जानते हैं। फिर पहले वर्ष आ जाएगा, फिर आपका महीना आएगा, फिर आपकी दिनांक या डेट आ जाएगी, और इसमें पर्टिकुलर में जो गुड्स जो आपने परचेज किया है उसका विवरण लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जो भी आपने गुड्स का परचेज किया है उसका विवरण लिख देंगे, जो भी गुड्स है। और इसमें आपका इनवॉइस नंबर जो भी है, बिल क्रमांक वो आ जाएगा, लेजर फोलियो में आपने जो एंट्री की है वो लेजर फोलियो नंबर कितना है। अब इसमें डिटेल डाल देंगे, ये एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, यानी 3600 रुपये का, यानी एक यूनिट का मूल्य, जो भी माल परचेज किया आपने उस यूनिट का मूल्य 3600 रुपये है, तो आपने 10 यूनिट परचेज किया, यानी एट ईच गुड्स, ठीक है, तो टोटल आपका हो जाएगा 36,000, यानी 3600 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो आपका 36,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, अभी तो ये एक
एक माल के रूप में यहाँ पे आपको परफॉर्मा के रूप में दिखाया। अब इसमें हज़ारों एंट्रीज होती है, तो इसी प्रकार से आगे जो भी एंट्री होगी इसी कॉलम के अकॉर्डिंग या इसी परफॉर्मा के अकॉर्डिंग बनती जाएगी। अब इसमें एक नोट दे रखा है, नोट देखते हैं। यानी नोट, इस बही का शेष नहीं निकाला जाता, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी सब्सिडरी बुक होती है यानी परचेज बुक, इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट आपकी बुक्स आएगी सेम एप्लीकेबल होगा। तो इस बही का शेष नहीं निकाला जाता है बल्कि योग के सामने परचेज अकाउंट डेबिट क्या लिखते हैं, यानी शेष नहीं निकालते हैं, शेष सिर्फ अकाउंट्स का निकाला जाता है। तो बही में योग किया जाता है तो परचेज वहाँ पे लिखेंगे परचेज अकाउंट क्या लिख देंगे, जैसे योग करेंगे तो परचेज अकाउंट जो इसका बैलेंस होता है वो डेबिट लिख देंगे, तो लिखकर इसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर सेल्स से आपकी बुक होगी तो उसमें भी वो सेल्स अकाउंट शेयर कर देंगे। ठीक है, अभी जस्ट आता रहेगा, उसमें बात करते रहेंगे। नेक्स्ट आपका स्तंभाकार यानी मल्टी कॉलम परचेज बुक है। ठीक है, यानी मल्टी कॉलम क्रय भाई क्या होती है, यानी बड़े व्यापारी द्वारा अलग अलग प्रकार की वस्तुएं काफी मात्रा में क्रय किए जाने हेतु व्यापारी द्वारा यानी मल्टी कॉलम परचेज बुक का निर्माण किया जाता है। जैसे व्यापारी द्वारा व्यापार में कई प्रकार का माल का सेल्स किया जाता है, ठीक है, या क्रय 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 और बिक्री किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग जितने प्रकार का माल है तो उसके हिसाब से व्यापारी द्वारा अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग मल्टी कॉलम बुक तैयार की जाती है। अब नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं यानी आपकी जो क्रय बही है और क्रय खाते में मेजर डिफरेंस कौन कौन से हैं, किसमें बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो क्रय बही यानी परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट में डिफरेंस क्या क्या है, मेजर डिफरेंस कौन कौन से हैं उसके बारे में देखें। फर्स्ट देखते हैं क्रय बही को। तो क्रय बही होती है फ्रेंड्स आपकी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है, क्या होती है, यानी प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है क्रय बही। जबकि जो क्रय खाता होता है वो एक खाता होता है जो खाता बही में खोला जाता है। ठीक है, यानी जो परचेज अकाउंट होता है वो खाता बही में ओपन किया जाता है। नेक्स्ट है, अब इसमें प्रारंभिक लेखे जो क्रय बही में केवल उधार क्रय का लेखा किया जाता है, यानी जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तक होती है आपकी क्रय बही उसमें केवल उधार क्रय का लेखा किया जाता है। जबकि परचेज अकाउंट में आप नगद और उधार दोनों प्रकार की वस्तुओं का लेखा करते हैं। किसमें करते हैं, क्रय खाते में, किसका, उधार एवं नगद दोनों प्रकार की वस्तुओं का लेखा क्रय खाता में किया जाता है। और इसमें बात करें क्रय बही में तो इसका शेष नहीं निकाला जाता बल्कि योग किया जाता है। जैसा कि ऊपर बात की थी, परचेज अकाउंट डेबिट करके टोटल कर देंगे, इस तरह से सेल्स अकाउंट डेबिट करके जो भी सहायक बही होगी उसके हिसाब से करेंगे। इसका शेष नहीं निकाला जाता बल्कि योग किया जाता है, और जो आपका परचेज अकाउंट होता है उसका शेष निकाला जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप हालांकि ये बेसिक है लेकिन कई बार अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, तो आपको ध्यान रखना है इस बारे में क्रय बही और क्रय खाता में मेजर डिफरेंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, यानी आपकी दो प्रकार की सब्सिडी बुक हो चुकी है, यानी कैश बुक के बारे में बात कर चुके हैं, परचेज बही के बारे में बात कर चुके हैं, अब विक्रय बही के बारे में बात करते हैं एंड सेल्स बुक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैश बुक के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है, BRBP और कैश बुक के बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अब विक्रय बही यानी सेल्स बुक, उधार बेचे गए माल का लेखा इसमें किया जाता है, यानी जस्ट इसके परचेज बही का विपरीत है, उसमें तो उधार जो माल क्रय किया जाता है उसका लेखा किया जाता है, जबकि विक्रय बही में उधार बेचे गए माल का लेखा सेल्स बुक में किया जाता है। अब इसमें एक नोट दे रखा है, विशेष ध्यान रखना आपको, क्या दे रखा है कि संपत्ति, यानी संपत्ति चाहे आपके असेट्स चाहे स्थायी हो, कौन सी हो, चाहे वो फिक्स्ड असेट्स हो चाहे करंट असेट्स हो। ठीक है, फिक्स्ड हो या करंट असेट्स हो, कोई इसमें शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि यह माल की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, ये माल किसको कहा जाता है, जैसा कि इसके बारे में आप सभी परिचित है, यानी जो व्यापार होता है उसके द्वारा जो जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी जिन वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से क्रय किया जाता है उसी को माल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई कंप्यूटर का व्यापारी है, अगर उसके द्वारा कंप्यूटर परचेज और सेल्स किए जाते हैं तो उसके लिए वो माल होगा। अगर वो फर्नीचर को क्रय करता है तो उसके लिए वो फर्नीचर माल नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए वो जो भी स्थायी अस्थायी संपत्ति है उसके अकॉर्डिंग जो भी संपत्तियों का डिवाइडेशन है, वर्गीकरण है, उसके अकॉर्डिंग वो संपत्तियां हो जाएगी, वो माल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये माल की श्रेणी में नहीं आती है। इसके अलावा ग्राहकों से प्राप्त आदेश, ये महत्वपूर्ण है, ग्राहकों से प्राप्त आदेश को इनवार्ड ऑर्डर बुक में लिखा जाता है। ठीक है, यानी जो ग्राहकों से जो आदेश प्राप्त होते हैं, ठीक है, हालांकि उनको अभी अपने सेल्स नहीं किया है तो उनको इनवार्ड ऑर्डर में लिख दिया जाता है, और कुल योग के सामने सेल्स अकाउंट शेयर लिख दिया जाता है। ठीक है, यानी जैसे आप आपकी क्रय बही है, सॉरी विक्रय बही है, उसमें जो भी आपने माल परचेज विक्रय किया है उसका टोटल करने के बाद में क्या कर दिया जाएगा, जैसे आपका टोटल आएगा, जैसे अभी जस्ट देखी थी प्रोफोर्मा देखा था परचेज बुक का, यानी आपकी जो सहायक बही है क्रय बही, सेम प्रोफोर्मा आपका सेल्स से विक्रय बही का रहेगा। ठीक है, तो उसमें जैसे आपने जो भी किस दिनांक को ट्रांजेक्शन किया है, किस दिनांक को
कौन सा माल खरीदा है, कौन सा इन्वॉइस नंबर है, उसके अलावा एलएफ कितना है, और उसके अलावा अमाउंट में डिटेल आपने प्रत्येक यूनिट कितने में बेची है और कितनी यूनिट बेची है, ठीक है, जो भी है उसका टोटल आ जाएगा इस प्रकार से। इसमें लास्ट में कुल योग के सामने सेल्स अकाउंट शेयर लिख देंगे। नेक्स्ट आपकी क्रय बही है, क्रय वापसी बही यानी परचेज रिटर्न, ठीक है, यानी जो परचेज आपकी बही थी उसका जस्ट विपरीत हो गया, उसका बैलेंस तो आपका डेबिट था, इसका हो जाएगा सीआर, ठीक है, विपरीत हो जाएगा। यानी आपका बिक्री बही है सेम, बिक्री बही यानी सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक सेम, जो बैलेंस होगा सेम होगा। तो अब ये क्रय वापसी बही क्यों तैयार की जाती है, तो माल में कुछ तकनीकी खामी हो जाने पर या आदेशानुसार या मूल्य छूट की कमी के कारणों से वापस करना। यानी क्रय वापसी बही में क्या होता है, व्यापारी द्वारा जो माल क्रय किया जाता है किसी अन्य सप्लायर से, तो हो सकता है वो माल व्यापारी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं किया गया हो, या माल में कोई तकनीकी खामी हो, ठीक है, मूल्य में खामी हो, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, इसके अलावा कोई अन्य कोई खामी हो, तो उसके कारण व्यापारी द्वारा माल को वापस कर दिया जाता है, ठीक है, उसको क्रय वापसी बही में उसका लेखा किया जाता है। नेक्स्ट है क्रय बही जैसा ही प्रारूप होता है, लेकिन बीजक संख्या ये महत्वपूर्ण है, अभी जस्ट बात कर चुके हैं, जो इसका प्रारूप होता है वो परचेज बुक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है बीजक के संख्या यानी जो इनवॉइस होता है यानी बीजक संख्या, बीजक संख्या के स्थान पर क्रेडिट या वाउचर, ये ध्यान रखना है क्या है, यानी बीजक संख्या के स्थान पर जो इनवॉइस नंबर आपने डाला था तो इसमें क्रेडिट क्या जाएगा, जो क्रेडिट या वाउचर नंबर होता है वो नाम वाउचर नंबर उसमें उसकी संख्या लिखी जाती है। नेक्स्ट है इसे बंद करते समय परचेज रिटर्न अकाउंट शेयर कर देंगे, यानी इसको बंद करेंगे, योग करने के बाद में जो टोटल वाली अमाउंट है उसके सामने इसका योग लगाएंगे तो परचेज रिटर्न अकाउंट शेयर कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे बैलेंसों के बारे में जस्ट पहले ही बात कर चुके हैं कि जो सब्सिडी बुक होती है उसका बैलेंस क्या होता है। नेक्स्ट आपका बिक्री वापसी भैया सेल्स रिटर्न बुक है, कौन सी है, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, यानी सेल्स रिटर्न यानी सेल्स बुक का आपका जो बैलेंस होता है वो शेयर होता है, और जो सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है शेयर होता है, जबकि आपका बिक्री वापसी भैया सेल्स रिटर्न बुक है उसका बैलेंस इसका विपरीत हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, परचेज खाते की परचेज बही की तरह हो जाएगा। तो जब माल वापस क्रेता द्वारा आदेशानुसार किस्म या छूट या मूल्य एवं गुणवत्ता के अनुसार प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, जब माल वापस क्रेता द्वारा यानी जो विक्रेता होता है किसी क्रेता को माल बेच रहा है, अगर वो उसके आदेशानुसार किस्म छूट या मूल्य में गुणवत्ता के आधार अनुसार प्राप्त नहीं होता है तो जो क्रेता होता है वो विक्रेता को वापस माल लौटा देता है। माल लौटाने पर जो लेखा प्रविष्टि की जाती है बिक्री वापसी बही में की जाती है। तो जो प्रारूप होता है वो इनका प्रारूप के बारे में बात कर चुके हैं, वो सेम रहेगा। और इसके लेखा विधि यानी परचेज रिटर्न बुक की तरह हो गया, यानी जो परचेज बुक आपकी उसके अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, यानी क्रय बही के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपका जो बिक्री वापसी भैया इसका बैलेंस होता है वो डीआर होता है, तो जो आपका परचेज बुक है उसका बैलेंस भी डीआर होता है, तो उसकी तरह सेम होगा। और इसे केवल बंद करते समय सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट क्या कर देंगे, यानी जो इसके अगर इस बही को बंद करेंगे तो इसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखकर इसको बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें आपकी महत्वपूर्ण सहायक बही, देखो यानी महत्वपूर्ण आपकी सहायक बही कौन सी है, प्रॉपर जनरल, इसको क्या बोलते हैं, यानी जो आपकी प्रॉपर जनरल होती है यानी मुख्य जनरल। अब इसमें किस प्रकार के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जैसा कि आपके 8 प्रकार की सहायक बही होती है। तो अगर उधार क्रय का लेखा किया जाता है तो परचेज बही में किया जाता है, अगर उधार विक्रय किया जाता है तो वो सेल्स बही में किया जाता है, अगर नगद ट्रांजेक्शन किए जाते हैं कैश बुक में किए जाते हैं। इसके अलावा कोई माल आदेशानुसार प्राप्त नहीं होता है तो उसको सेल्स रिटर्न में, और अगर व्यापारी सप्लायर द्वारा आदेशानुसार माल नहीं मिला है तो उसको परचेज रिटर्न में उसका लेखा किया जाएगा। और इसके अलावा जो BRBP है वो जो बिल से रिसीव होते हैं उसका प्रारूप नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यानी जो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, यानी पराक्रम में विलय अधिनियम 1881 के तहत जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसका कार्य किया जाता है, ठीक है। तो अब आपकी बची है कौन सी सहायक बही बची है, मुख्य जनरल। तो इसके अलावा जितने ट्रांजेक्शन होते हैं व्यापार में तो उनका लेखा इन बहियों में नहीं किया जाकर मुख्य जनरल में किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए जाते हैं मुख्य जनरल में, जैसे आपकी ओपनिंग एंट्री हो गई, क्लोजिंग एंट्री हो गई, इसके अलावा एडजस्टमेंट एंट्री है, रेक्टिफिकेशन एंट्री है, ठीक है, और ट्रांसफर एंट्री है, यानी बैलेंस को ट्रांसफर, जैसे आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है 31 मार्च को, तो जो आपके व्यक्तिगत खाते और जो आपके वस्तुगत खाते होते हैं उनका बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये एंट्री मुख्य जनरल में की जाती है, ठीक है।
और उसके अलावा जो विविध एंट्रीज होती है, जैसे माल दान में दिया, चंदे में दिया, इसके अलावा सैंपल रूम में दिया, और इसके अलावा अगर कोई माल आग से, भूकंप से, चोरी से नष्ट हो गया, एक्सेट्रा जो भी एंट्रीज होती है वो मुख्य जनरल में की जाती है। अब इनको देखते हैं अभी। यानी नोट इसमें इसमें बता रखा है, जिन व्यवहारों का लेखा सहायक बहियों में नहीं होता है उसका लेखा इसमें होता है। किसमें होता है? प्रॉपर जनरल में या मुख्य जनरल में। अब इसमें निम्नलिखित व्यवहारों का लेखा किया जाता है वो देखते हैं। हालांकि बात कर चुके हैं, एक ब्रीफ में देखते हैं। यानी ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री, और इसके अलावा मिसलेनियस एंट्री, विविध प्रकार की जो एंट्रीज होती है वो प्रॉपर जनरल में की जाती है। ठीक है। अब ये तो आपका बेसिक हो चुका है। क्या हो चुका है? बेसिक। यानी सहायक बहियाँ क्यों बनाई जाती है, और उसके कितने टाइप्स की आपकी सब्सिडी बुक्स होती है, उनका बैलेंस क्या क्या होता है, और इनका परफॉर्मा कौन सा होता है, किस प्रकार से इनकी जो सहायक सब्सिडी बुक होती है उसका उसमें किस प्रकार से एंट्री करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो मुख्य जनरल है उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे उसके बारे में बेसिक रूप से देख चुके हैं। अब इनका जो आपकी प्रॉपर जनरल है उनमें जो आपकी जो एंट्रीज उपरोक्त बात कर चुके हैं, 6 प्रकार की ट्रांजेक्शन इसमें किए जाएंगे। तो उनका वन बाय वन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से उनका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है। एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में उनका सोल्यूशन करेंगे, और जो एंट्रीज होगी वो आपको बताएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं। यानी फर्स्ट तो करेंगे आपकी ओपनिंग एंट्री। कौन सी करेंगे? एंड प्रॉपर जनरल में जो एंट्री होती है, पहले शुरुआत कर रहे हैं यानी ओपनिंग एंट्री एंड प्रारंभिक प्रविष्टि से कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा देखते हैं। इसका बेसिक, लेखा अवधि की समाप्ति पर वास्तविक और कौन से, यानी जो, हालांकि अकाउंट्स के बारे में बात कर चुके हैं कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं। तो जो लेखा अवधि की समाप्ति पर, यानी सामान्यतः 31 मार्च को क्लोजिंग ईयर होता है, तो वास्तविक यानी जो रियल अकाउंट और जो आपके जो पर्सनल अकाउंट होते हैं, यानी वास्तविक और व्यक्तिगत खातों का शेष निकाला जाता है। ठीक है। और जो आपके व्यक्तिगत खाते होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्योंकि वो आय व्यय से संबंधित होते हैं, लाभानी संबंधित होते हैं, तो उनका बैलेंस है वो आगे ट्रांसफर नहीं किया जाता है। ठीक है। यानी उनका बैलेंस ट्रेडिंग और पेंडल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उसी वर्ष उस बैलेंस को समाप्त कर दिया जाता है। तो वास्तविक यानी रियल और व्यक्तिगत खातों का शेष निकाला जाता है। तो इन खातों का अंतिम जो शेष होता है वो जो अगला वर्ष होता है आपका, वो प्रारंभिक शेष बन जाता है। जैसे आपका अंतिम शेष किसी संपत्ति का 50,000 रुपये का है। ठीक है। अंतिम शेष जो स्टॉक के अंतर्गत जो ट्रीट किया जाता है सेम इसमें किया जाएगा। तो जो अंतिम शेष पिछले वर्ष का जो 50,000 अगर संपत्तियों का शेष है, तो वो पिछले वर्ष वो क्लोजिंग शेष रहेगा, लेकिन जो नया वर्ष आपका स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें वो प्रारंभिक शेष बन जाता है। अतः इन शेषों को नए वर्ष के लेखा पुस्तकों में लिखने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है उसको प्रारंभिक प्रविष्टि या ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ये प्रविष्टि लेखा वर्ष के प्रारंभिक की जाती है, और प्रारंभिक प्रविष्टि इस प्रकार से की जाती है। अब कैसे की जाती है? जैसे आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल, असेट्स थी, असेट्स मान के चलो आपकी पिछले वर्ष में 1 लाख उसका शेष रह गया, और इसके अलावा आपकी जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज आपकी 50,000 की रहेगी। ठीक है। और जो आपकी कैपिटल है, कैपिटल आपकी 50,000 की रह गई। ठीक है। अब इसका आपको ट्रांसफर करना है, ओपनिंग एंट्री करनी है अगले वर्ष में ले जाने के लिए। तो किस प्रकार से करेंगे? तो इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी असेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। असेट्स आपकी कितने की है? 1 लाख की है। कितने की है? 1 लाख की है। लाइबिलिटीज कितने की है? आपकी 50,000 की है। और आपकी जो कैपिटल है वो 50,000 की है। इस प्रकार से आपकी ओपनिंग एंट्री हो जाएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। किसके माध्यम से समझते हैं? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं फ्रेंड्स इसको। इसमें बता रखा है कि 31 दिसंबर 2004 को नवीन की पुस्तकों में अंतिम शेष निम्नलिखित प्रकार थे। यानी जो बैलेंस था वो इस प्रकार से था। यानी इसका केस था वो 20,000 रुपये का था। फिर बीपी इसके 10,000 रुपये के थे। बैंक में कैसेट बैंक इसका 3,000 रुपये का था। फर्नीचर इसका 12,000 का था। क्रेडिटेड इसके 21,000 के थे। और यहाँ पे थोड़ा पिक लेने में ये राशि कट चुकी है, हालांकि वो नीचे आ जाएगी, उसकी कोई बात नहीं है। फिर आपका इसमें नेक्स्ट है हॉर्स एंड कार्ड्स थे, घोड़ा में गाड़ी था, विनियोग इन्वेस्टमेंट थे, बैंक ऋण था, और पापे बिल था, और इसके अलावा कैपिटल थी। ठीक है। इस प्रकार से यानी 1 जनवरी 2005 को लेखा पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि आपको देनी है। पहले तो इनका बैलेंस देख लेते हैं कि इनका बैलेंस आपके सामने क्लियर कर देंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट आप एंट्री कर देंगे। तो जो आपका नगद होता है, कैश होता है, उसका बैलेंस डेबिट रहेगा। क्या रहेगा? डीआर रहेगा।
बीपी एक तरीके से दायित्व होता है तो उसका बैलेंस सीआर रहेगा। बैंक में रोकड़ है तो बैंक में रोकड़ संपत्ति है तो इसका बैलेंस डेबिट रहेगा। फर्नीचर है, फर्नीचर एक तरह से संपत्ति, इसका बैलेंस डेबिट रहेगा। क्रेडिटर है तो एक तरह से दायित्व है तो इसका बैलेंस सीआर रहेगा। और इस तरीके से आपके हॉर्स एंड कार्ड्स है यानी घोड़ा एवं गाड़ी है तो इसका बैलेंस आपका डेबिट रहेगा, संपत्ति है। विनियोग है, विनियोग आपकी संपत्ति है, डेबिट रहेगा। बैंक में ऋण है तो आपका ये दायित्व है, बैंक को पैसा चुकाना पड़ेगा तो आपका ये सीआर बैलेंस रह जाएगा। प्राप्य बिल है, बिल्स रिसीवेबल है, संपत्ति है तो इसका बैलेंस आपका डेबिट रहेगा। और कैपिटल है, कैपिटल हमेशा आप लाइबिलिटीज होती है तो इस तरह से इसका बैलेंस आपका सीआर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें अब एंट्री करनी है अपने को डायरेक्ट। ठीक है, अब एंट्री करते हैं यहाँ पे। तो पहले तो आपका डेबिट बैलेंस के जितने भी राशि है वो इसमें आ जाएगी और फिर आपका जो सीआर साइड की जो राशि है वो इसमें आ जाएगी। तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, हॉर्स एंड कार्ड्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, जो डेबिट का बैलेंस था वो इसमें टोटल आ जाएगा। आपका कैश 20,000 का था, बैंक आपका 30,000 का है, फर्नीचर आपका 12,000 का है, हॉर्स एंड कार्ड्स आपके 16,000 के हैं, इन्वेस्टमेंट आपके 15,000 के हैं और बिल्स रिसीवेबल आपके कितने हैं, 2,000 रुपये का है। इसी तरीके से बिल्स पेबल है यानी बीपी है, वहाँ पे पिक लेने में तो थोड़ा कट गया था तो यहाँ पे स्पष्ट राशि आ रही है। बिल्स पेबल आपके 1,000 के हैं। आपको जो लेनदार है क्रेडिटर्स है वो 21,000 के हैं एंड टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। फिर आपका टू बैंक लोन अकाउंट हो जाएगा, ये आपके 18,000 के हैं। और लास्ट में आएगा टू कैपिटल अकाउंट कितने का, 28,000 की। तो डेबिट और क्रेडिट का योग कर देंगे तो 68,000 हो जाएगा। कितना, 68,000 रुपये की आपकी संपत्ति है और 68,000 ही आपके लाइबिलिटीज है। ठीक है, इन दोनों द्विपक्षीय अवधारणा के अकॉर्डिंग दोनों पक्षों के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से आपका ये ओपनिंग एंट्री इस प्रकार से की जाएगी। नेक्स्ट है, यदि प्रारंभिक प्रविष्टि करते समय पूंजी नहीं दी गई है तो उसे कुल परिसंपत्तियां असेट्स में से कुल देयता या चिटा समीकरण की सहायता से याद किया जा सकता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि हालांकि मैंने वीडियो बना के एक लेसन करवा दिया बैलेंस शीट का यानी अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो इसमें यह बता रखा है अगर आपका कैपिटल नहीं दे रखा है तो आपको कैपिटल किस प्रकार से याद करनी है। तो जो आपका असेट्स, अगर असेट्स आपको याद करना है तो उसका सीधा सा फंडा होता है यानी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल हो जाएगा। अगर कैपिटल याद करनी है यानी पूंजी याद करनी है, जैसा कि इसके बारे में आप सभी को पता है कि बैलेंस शीट का जो प्रारूप होता है क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटीज में कौन कौन सी मदद आती है, मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख लेना। हालांकि कॉमर्स वाले अभ्यर्थी आप सभी जानते हैं। और कैपिटल आपको निकालनी है, ठीक है, यानी कैपिटल निकालनी है तो असेट्स क्या कर देंगे, असेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या हो जाएगा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे। ठीक है, असेट्स देख लिया, कैपिटल देख लिया। अब बात करेंगे लास्ट में लायबिलिटीज की। अगर लायबिलिटीज आपको निकालनी है तो असेट्स माइनस कैपिटल कर देंगे तो इस प्रकार से आपकी लायबिलिटीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट हो चुकी है आपकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट अंतिम प्रविष्टियां, सॉरी ओपनिंग एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे क्लोजिंग एंट्री की। किसके बारे में बात करेंगे, क्लोजिंग एंट्री को देखते हैं यहाँ पे। यानी ये प्रॉपर जनरल की बात चल रही है, यानी जो आपकी जो साइक भाई है प्रॉपर जनरल, उसमें जो 6 प्रकार के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं उसमें ओपनिंग एंट्री हो चुकी है आपकी। अब क्लोजिंग एंट्री देखते हैं। तो ऐसी प्रविष्टियां जो माल संबंधी खातों एवं अवास्तविक खातों को व्यापार खाते किसमें ट्रेडिंग अकाउंट तथा लाभानी खाते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाने हेतु की जाती है उन्हें अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। ये प्रविष्टियां लेखा अवधि के अंत में मुख्य जर्नल में की जाती है। यानी अंतिम क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, पहले तो आपको देखना है कि जो भी आपके कौन से खाते यानी माल संबंधी जितने भी खाते होते हैं और जो आपके अवास्तविक खाते होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि इनका बैलेंस है नेक्स्ट ईयर में नहीं लिया जाता है। ठीक है, उसी वित्तीय वर्ष में उसके बैलेंस को समाप्त कर दिया जाता है। तो अब इसका जो बैलेंस होता है किसका, माल संबंधी खातों तथा अवास्तविक खातों का बैलेंस आपको ट्रेडिंग अकाउंट में यानी सकल लाभ या हानि याद करनी है तो ट्रेडिंग बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। और शुद्ध लाभ हानि याद करने हेतु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर किया जाता है। में ले जाने हेतु की जाती है, उनको ही अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। और ये प्रविष्टियां लेखा अवधि के अंत में मुख्य जर्नल में की जाती है। ठीक है, यानी जब आपका फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे उसमें बात कर लेंगे इसके बारे में। अब नेक्स्ट आपकी समायोजन प्रविष्टियां क्या है, समायोजन प्रविष्टियां देखते हैं यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है। यानी विस्तार से तो यहाँ पे बेसिक देख रहे हैं, विस्तार से तो जब आपका फाइनल अकाउंट आएगा उसमें फाइनल अकाउंट बनाने के बाद में जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, समायोजन प्रविष्टियों सहित अंतिम खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसमें आपकी कन्फ्यूजन दूर होंगे इसमें। तो समायोजन प्रविष्टियां की जाती है उसमें देखते हैं पहले, यानी समायोजन प्रविष्टियां भी लेखा अवधि के अंत में मुख्य जर्नल में ही की जाती है। ठीक है, इसके बारे में तो अपन 5-6 बार बात कर चुके हैं कि इसमें कौन कौन सी एंट्री की जाती है मुख्य जर्नल में।
नेक्स्ट है व्यापार की सही आर्थिक स्थिति एवं लाभ हानि याद करने के लिए समायोजन प्रविष्टियां करना आवश्यक होता है। अब क्यों क्यों होता है? क्योंकि व्यापार में कई प्रकार की ऐसी मदें होती है, वो उनका पेमेंट हो सकता है। अभी देखेंगे कौन कौन सी मदें होती है, जैसे आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज है, आउटस्टैंडिंग है, एक्वार्ड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डेप्रिसिएशन है। तो इनमें इनकी राशियों में समायोजन करना आवश्यक है। समायोजन करना आवश्यक होता है ताकि शुद्ध लाभ हानि का पता लगाया जा सके। अब समायोजन प्रविष्टियों के अभाव में तैयार किए गए अंतिम खाते सही स्थिति प्रकट नहीं करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण समायोजन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण समायोजन एक तो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज होता है यानी बकाया व्यय होते हैं। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेज होते हैं जिनका भुगतान पहले कर दिया गया हो। फिर आपका उपार्जित आय है, एक्वार्ड इनकम है, अनुपार्जित आय है, अनअर्न्ड इनकम है, ठीक है। यानी एक्वार्ड इनकम का मतलब ये होता है जो आय उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित नहीं थी लेकिन हमने पहले कमा ली है, और अनुपार्जित आय ऐसी आय अनअर्न्ड इनकम है जो उसी वित्तीय वर्ष से संबंधित है लेकिन वो प्राप्त नहीं हुई है। और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन है, पूंजी पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग्स है। इस प्रकार के समायोजन प्रविष्टियां की जाती है। नेक्स्ट आपकी ट्रांसफर एंट्री कौन सी है? ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री को देखें यहाँ पे, यानी अब ट्रांसफर एंट्री में कौन कौन सी मदें आती हैं वो देखते हैं। यानी कुछ खाते किसी अन्य खाते के भाग होते हैं, यानी कुछ अकाउंट्स होते हैं वो किसी पार्शियली रूप से किसी अन्य अकाउंट्स के पार्ट होते हैं, परंतु जानकारी के लिए उन्हें अलग खोला जाता है। उदाहरणार्थ यानी जो आर्ण खाता होता है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, लेकिन इसको इसलिए अलग खोला जाता है कि व्यापारी द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसमें जो व्यापारी द्वारा कई बार विड्रॉल कर लिया जाता है पूंजी का, तो उसे पता लगाया जा सके कि व्यापारी द्वारा कितनी पूंजी विड्रॉल की गई है। या ड्राइविंग्स अकाउंट पूंजी खाते का भाग है, लेकिन किसी स्वामी द्वारा कुल कितना आहरण किया गया है ये जानने के लिए यह खाता ओपन किया जाता है। लेखा अवधि के अंत में हस्तांतरण प्रविष्टि द्वारा एक खाते के शेष को उससे संबद्ध खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो रिलेवेंट अकाउंट होता है लेखा वर्ष के अंत में उस बैलेंस को संबंधित खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आपका अशुद्धि सुधार प्रविष्टि कौन सी प्रविष्टि है? रेक्टिफिकेशन एरर है। यानी रेक्टिफिकेशन एरर के बारे में एक सेपरेट चैप्टर है उसमें बात करेंगे डिटेल से, यहाँ पे ब्रीफ में करेंगे। अशुद्धि सुधार प्रविष्टियां यानी तो कभी कभी लेखा पुस्तकों में व्यवहारों का लेखा करते समय अशुद्धियां हो जाती है, ठीक है। तो इनकी जो प्रविष्टि की जाती है वो जनरल में इनकी प्रविष्टि की जाती है। समायोजन प्रविष्टियों, अंतिम प्रविष्टियों, स्थानांतरण प्रविष्टियों, अशुद्धि सुधार प्रविष्टियों को इनको एक सेपरेट चैप्टर में समझाया गया है तो वहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। और नेक्स्ट आपकी विविध प्रविष्टियां यानी मिसलेनियस एंट्रीज है। तो कुछ ये महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ प्रविष्टियां ऐसी है जो अन्य सहायक बहियों में नहीं की जा सकती है। यानी कुछ ऐसी प्रविष्टियां होती है जो सहायक बहियों में नहीं की जा सकती है, अर्थात उनके लिए कोई विशिष्ट सहायक बही नहीं होती है, अतः उन्हें भी मुख्य जनरल में लेखा किया जाता है। तो इनके कुछ उदाहरण कौन कौन से वो देख लेते हैं। यानी कुछ विशेष प्रकार की ऐसी मदें होती है उनका लेखा अन्य के सब्सिडी बुक्स में नहीं किया जाता है, तो उनका लेखा भी किस में किया जाता है? पूर्व जनरल में किया जाता है। तो अब वो कौन कौन सी मदें होती है? एक तो होती है आपकी एक अशुद्ध ऋण यानी जो बैड डेब्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पैसा डूब गया है उसका लेखा प्रॉपर जनरल में किया जाता है। स्थायी संपत्तियों पर उधार क्रय है एंड फिक्स असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी स्थायी संपत्तियां अगर उधार में खरीदी गई है, ठीक है। स्थायी यानी सिर्फ माल में जो आपका जो माल होता है परचेज बही में उसका लेखा किया जाता है। अगर स्थायी संपत्ति आपको परचेज करनी है उधार पर, अगर नगद में किया तो केस बुक में आ जाएगी, अगर उधार में क्रय किया तो उसका लेखा प्रॉपर जनरल में होगा। और माल चोरी हो जाने पर गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, इसके अलावा माल दान में देने पर गुड्स गिवन इन चैरिटी, इसके अलावा स्वामी द्वारा निजी प्रयोग है तो माल निकालना, यानी स्वामी द्वारा अगर निजी प्रयोग है तो कोई विड्रॉल किया जाता है माल का, किसका यहाँ परचेज के बारे में बात करें, कैपिटल के बारे में बात नहीं करें, उसका लेखा किया जाता है। और माल की अग्निहानि हो जाती है तो उसका लेखा प्रॉपर जनरल में किया जाता है। तो ये एक तरीके से विविध एंट्रीज हो जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, निम्न व्यवहारों से मुख्य जनरल में प्रविष्टि करनी है आपको, ठीक है। एक तो है कि परचेड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर अरविंद ब्रोदर्स से, यानी मेसर्स अरविंद ब्रोदर से फर्नीचर खरीदा है, वो राशि यहाँ पे तो कट रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है पुरानी मशीन गोपाल को बेची है, इसके अलावा व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग है तो माल निकाला है, माल कितना निकाला? 2000 का, माल दान में दिया है। 3000 रुपये का बीमित माल जल गया, बीमा कंपनी ने 2500 रुपये का दावा स्वीकार किया है एंड 500 रुपये का यहाँ पे लॉसेज हो गया है तो पिंडल को डेबिट कर देंगे। आरण खाते का अंतिम शेष 5000 रुपये का था और वेतन के 2000 बकाये थे,
ठीक है। तो आपको यहाँ पे जनरल प्रॉपर तैयार करनी है, यानी इसके प्रारूप के बारे में जनरल वाले चैप्टर में बात कर चुके हैं। तो इसमें पहले आपको एंट्री करनी है। क्या करनी है? एंट्री करनी है। एक मिनट में इसको फिट कर देता हूँ। हाँ, तो आपकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अरविंद ब्रोदर्स अकाउंट। तो यानी इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जनरल का जो प्रारूप होता है, पहले डेट आ जाएगी, ठीक है। डेट में आपका पहला वर्ष आएगा, फिर महीना आएगा, फिर दिनांक आएंगे, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे, आपका 2005 ईयर है, एंड जो भी आपका जो ईयर है एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, अगर आपका 2026 वाला ईयर देखें तो 2026 है, जैसे अभी मार्च चल रहा है तो मार्च में मार्च आ जाएगा, जो भी डेट है वो आ जाएगी। अगर आपका सेम में मोस्ट जो ट्रांजेक्शन है सेम एक वर्ष में रहेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से आपके डेट सेम, ऊपर वाला जो वर्ष सेम रहेगा, जो महीना है वो तारीख चेंज होती रहेगी। तो फर्स्ट एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू अरविंद ब्रोदर्स है, एंड फॉर फर्नीचर, नीचे आपका जैसे एंट्री होती है उसके नीचे नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। फॉर फर्नीचर परचेड फ्रॉम मिस्टर अरविंद ब्रोदर्स, ठीक है। कितने का खरीदा है? उधार खरीदा है, फंड। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, हालांकि आप लोग सभी लोग जानते हैं, जैसे फर्नीचर का बैलेंस डेबिट है, जो व्यापार में वस्तु आती है उसको डेबिट करो, वो जो व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करो। तो फर्नीचर व्यापार में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ये केस में खरीदते हैं तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट केस अकाउंट आ जाता है। अगर उधार में खरीदा जाता है जो विक्रेता होता है, जो सप्लायर होता है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जिस व्यक्ति से परचेज किया। कितने किया? 5,000 रुपये की, डेबिट में और क्रेडिट में आ जाएगा। फिर गोपाल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, गोपाल को मशीनरी बेची है, कितने की? 3,000 की, ठीक है, डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। फिर ड्राइविंग अकाउंट डेबिट में परचेज है, यानी व्यापारी द्वारा माल का आहरण किया गया है, कितने रुपए का? 2,000 का, ये आ गया। फिर माल को दान में दिया गया है, कितने का? 500 रुपये का। चैरिटी अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट एंट्री आपकी ये महत्वपूर्ण है, यानी 3,000 रुपये का व्यापारी द्वारा बीमा करवाया गया था, कितने का करवाया था? 3,000 का। अब उसमें हुआ क्या है कि माल नष्ट हो गया। माल नष्ट होने पे 3,000 का बीमा था, लेकिन बीमा कंपनी द्वारा 2500 रुपये का ही दावा स्वीकार किया गया है, यानी 2500 रुपया ही उसको दिया जाएगा नुकसान की भरपाई में। और 500 रुपये का जो लॉसेज होगा वो उस मद को लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ये मद आपकी P&L अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो एंट्री होगी आपके इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। तो इंश्योरेंस कंपनी से कितना रुपये मिला? 2500 मिला है। लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 500 रुपये से, ठीक है, ये P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। और टू परचेज अकाउंट है, तो माल आपका 3,000 रुपये का नष्ट हुआ था। नेक्स्ट है, और इसमें से पूंजी का आहरण किया गया है। किसका आहरण किया गया है? पूंजी का। कितना किया गया है? 5,000 रुपये का। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविंग अकाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइविंग अकाउंट आ जाएगा। और कितनी राशि कितनी है? 5,000 रुपया। तो फॉर बैलेंस ट्रांसफर इनटू कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका, यानी बैलेंस कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपके वेतन के बकाया हैं 2,000 के, तो इसमें एंट्री हो जाएगी आपकी सैलरीज अकाउंट डेबिट है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। कितना हो जाएगा? एंड फोर सैलरीज आउटस्टैंडिंग के लिए कितना है? 2,000 रुपये के लिए। तो इसका डेबिट का और क्रेडिट का योग कर देंगे, दोनों पक्षों का योग बराबर होना चाहिए, द्विपक्षीय डबल कंसेप्ट या द्विपक्षीय अवधारणा के अकॉर्डिंग। तो 20,500 और 20,500 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। फिर ठीक है, तो आज यहाँ तक पढ़ेंगे, यानी इसमें आपके 10 पेज तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आपके 4 पेजेज और बाकी है, ठीक है। यानी सब्सिडरी बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे, छोटा रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी इंटरेस्टेड साथी है, फ्री ऑफ कॉस्ट के बैच चलाया जा रहा है, यानी आपका जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट 2026 के रिगार्डिंग चलाया जा रहा है। तो आपको पूरे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, साथ में आपको PDF भी निःशुल्क दी जाएगी। और रोजाना लगभग आपको डेली क्लासें यूट्यूब चैनल यानी वामिका अकेडमी के माध्यम से आपको मिलती रहेगी।